Yes, guys, we come out with one more question, a very, very important question. If a teacher has to take a revenge from you, the point covered in this question can be there in your paper. It's being long, this point has been tested. Now, my turn. Illustration 15. बैलेंस शीट आप लोग बना लेंगे बच्चों, जो लोग बैलेंस शीट खुद बना रहे हैं। लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर शेयर करना भूल गया था, आज दिखा रहा हूं आपको इलस्ट्रेशन 14 की बैलेंस शीट। तो जो लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, मैंने बैलेंस शीट शो कर दी है, फाइनल फिगर्स आपको दिखा दिए हैं। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। All right, now let's start with illustration 15. Now illustration 15 tells me something about M Limited and S Limited, and questions itself says we acquired 80% shares. Yani holding minority ratio is 80% is to 20%, so 4 is to 1. We have acquired the shares at a cost of rupees 230. Balance sheet में कितना दिख रहा है? 230. सर वो तो सेम ही दिखेगा। करवाऊंगा एक क्वेश्चन, शायद कुछ और हो। और मैंने शुरू से बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शोन इन द बैलेंस शीट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय अस इन एस लिमिटेड, it means the difference represent investment in some other companies which will continue to appear in the new balance sheet. अभी तक रिदम हम जितनी भी बैलेंस शीट्स बनाते हैं उसमें हम कभी भी इन्वेस्टमेंट शो नहीं करते, क्योंकि वो प्योरली सोली एंड एक्सक्लूसिवली हमारी इन्वेस्टमेंट होती है एस लिमिटेड में। बट अगर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं इन अ कंपनी अदर देन एस लिमिटेड, तो उसको तो मैंने कंट्रोल में और कहीं पे भी यूज नहीं किया, तो दे विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर सुयश? Yes, sir. Let me explain one more time. Let's say non-current investment का value होता 3 lakh, तो balance 70,000 will continue to appear in Consolidated balance sheet. Thank you so much, Suyash. Now let's go further, मेरा बेटा। M Limited purchased goods worth rupees 30,000 from S Limited, which were sold at a cost plus 33%. So 1 by 33 is to 1 by 3 is 1/3. So can I say 1 by 3 of cost, so 1 by 4 of sales. And we will always use the percentage with respect to sale value. Sorry? Sale value. Sale value. Thank you so much. Then only 50% of the goods remain unsold. तो हम 1 by 4 30,000 का करेंगे या 15,000 का? 15,000. तो 1 by 4 of 15,000 करेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक निकाल देंगे। सर अगर इसमें 50% वाला नहीं लिखा होता तो हम 30,000 का ही करते ना? बिल्कुल बच्चों, तब हम मान के चलते द गुड्स हैव रिमेन्ड अनसोल्ड। ओके सर। और देखो यहाँ पे उसने क्लेरिफाई भी किया, ये नहीं लिखता तब भी हम यही मानते, दिस परचेज हैज रिमेन्ड अनपेड। यानी 30,000 का 1/4 तो करना ही करना था, और ये 30,000 हमारा कॉमन डेट भी है जो डेटर और क्रेडिटर और इन अदर वे राउंड करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में से भी माइनस होगा, बीइंग कॉमन डेट। Is that clear? Yes, sir. Okay. Surplus includes dividend at the rate 16% received from S Limited for the year 18-19. Surplus includes dividend at the rate 16% received from S Limited for the year 18-19. ये कौन बता रहा है? M Limited, बोले तो होल्डिंग लिमिटेड।
तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, प्लीज आगे मत जाना, मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चों को कितना आता है। एच लिमिटेड को जो डिविडेंड मिला दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड, that is received from S Limited for the year 1819, correct? लेकिन इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तो है, प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं। नहीं बच्चों, प्रेफरेंस नहीं, ये 16% इक्विटी डिविडेंड है, ये 16% इक्विटी डिविडेंड है। 1 मिनट का ब्रेक दे दो बच्चा पार्टी मेरे को, जस्ट 1 मिनट ब्रेक। माय क्वेश्चन इज गाइस, सरप्लस इंक्लूड किसका सरप्लस? एम लिमिटेड का, as 16% dividend received for the year 1819। जल्दी मत करना बेटा, हमने कंट्रोल कब एक्वायर किया था? 1 अक्टूबर 19। ये बैलेंस शीट कब की है? मार्च 20। प्लीज जल्दी मत करना, आज स्टार्टिंग की क्लास की कुछ एंट्रीज समझाने का टाइम आ गया है। करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 to March 20, date of acquisition 1 October 19, 6 months pre and 6 months post। यहां तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत मोटा हो जाता है यार। सेकंड पॉइंट, M Limited, which is called holding company, received the dividend for 1890 called previous year। yes or no? Yes sir। Belongs to pre-acquisition period। yes or no? Yes sir। मुझे याद दिलाना मैंने एंट्रीज लिखवाई थी कि नहीं। A, when you receive the dividend, what entry you pass? Correct? Yes sir। On closing dividend account, on closing dividend account, फिर रहने दे, उसको चेक कर ले बस निकाल के। If belongs to pre-acquisition period, डिविडेंड क्रेडिट हुआ था तो ट्रांसफर करते वक्त इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा लिख दिया और कुछ नहीं। इफ बिलोंग्स टू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, डिविडेंड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बोलूं या सरप्लस बोलूं, बात एक ही है। यहां तक क्लियर है मेरी बात? yes sir। अगर डिविडेंड प्री पीरियड का है तो उसकी कंसोलिडेटेड एंट्री क्या बनती है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बोलो Yes। बेटा।
Rhythm, do you agree? Yes, sir. But we मतलब M Limited ended up doing bank to P&L. बोले तो बैंक टू सरप्लस. सर हाउ डू यू नो? मैंने कहा बेटा क्वेश्चन में लिखा तो है surplus of M Limited shows 16% received from S Limited. यहां से पता लगा कि इन्होंने गलतियां कर रखी और माँ बाप कहते हैं गलती सुधारो. तो आज इस क्वेश्चन में गलती सुधारते वक्त मुझे एक रेक्टिफाइंग एंट्री के डबल इफेक्ट बताने हैं. बट वो इफेक्ट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए बोला था बच्चों, और ये पॉइंट बहुत बारी पेपर में मिलेगा. तो पहले तो आप ये बताओ, मैंने ये जो लिखा that correct entry for dividend received by M Limited is bank to investment. Yes, sir. Whereas I, or called M Limited, ended up doing bank to Surplus. जिसको हम 11th में पढ़ाते हुए मैं ऐसे बोल देता था बच्चों, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री. याद है ना सुयश? Yes, sir. तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी पुत्र? Surplus to investment. सरप्लस गलती से क्रेडिट है तो कैंसिल करते वक्त डेबिट. investment. अभी तक क्रेडिट नहीं किया तो आप क्रेडिट कर दो. ना मेरा सवाल, ये एंट्री समझ आती है रिजम? रिदम एंट्री समझ आती है? Yes, sir. तो रिदम कैन आई से when I will end up passing this entry in my mind, so the effect is it will reduce the value of investment. Yes, sir. And it will also reduce the profit of holding company while preparing consolidated balance sheet, क्योंकि गलती तो उसने की है. Yes, sir. कोई डाउट? मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा, कोई वो कंट्रोल सेंट्रोल नहीं निकाल रहा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं एज स्लो एज पॉसिबल. सुयश, यहां तक कोई डाउट? सुयश बेटा? No doubt, sir. ओके, अब मैं और सुयश आगे चलते हैं. एज फार एज डिविडेंड is received by remaining 20% holders, यानी minority holders, correct? वो डिविडेंड रिसीव कर चुके हैं उनके P2 में जा चुका है. So डिविडेंड सिर्फ माइनॉरिटी को मिलती है क्या? नहीं बच्चों, डिविडेंड देखो, जब प्लीज ऐसे मत बोल मेरा बेटा, जब एस लिमिटेड डिविडेंड पे करेगी तो जो भी उस कंपनी के होल्डर है उन सबको डिविडेंड मिलेगा ना. Yes, sir. 80% होल्डिंग कंपनी के पास है, वो होल्डिंग को मिल गया. 20% माइनॉरिटी के पास है, वो माइनॉरिटी को मिल गया. Yes, sir. 20% माइनॉरिटी के पास है, माइनॉरिटी को मिल गया. Yes, sir. इज दिस पॉइंट क्लियर पुत्र? Yes, sir. तो अगर ऐसी बात है तो कैन आई से, अगर माइनॉरिटी को माइनॉरिटी का डिविडेंड मिल चुका है तो माइनॉरिटी का जो डिविडेंड अमाउंट है उसके लिए मैं बोल दूं, रात गई भात गई.
सर एक और डाउट है। अभी रुक जाओ, पहले मेरी इस बात का जवाब दो। रात गई बात गई। यस सर। सुयश, सर एक बार करना। मैंने कहा अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, आप ऑलरेडी एस लिमिटेड से डिविडेंड रिसीव कर चुके हो, तो क्या एस लिमिटेड के लिए या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए ये अमाउंट माइनॉरिटी को अभी भी पे करना बाकी है या पे हो चुका? हो चुका है। तो फिर तो इस अमाउंट का, जो माइनॉरिटी का अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते वक्त नो यूज, हाँ that is no use while computing minority interest, called mission impossible. yes, अब आप बोलो रिदम। सर हमें पता कैसे चला था कि डिविडेंड माइनॉरिटी को मिल चुका है? डिविडेंड माइनॉरिटी को मिल चुका है। क्वेश्चन कहता है होल्डिंग कंपनी हैज रिसीव्ड द डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड, बोला था क्वेश्चन में। यस सर। अच्छा तो फिर हाँ माइनॉरिटी को भी मिल गया। उसके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है पुत्र। ओके सर। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। पक्की बात? यस सर। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास ज्यादा बताने को कुछ है नहीं, बस आपके साथ फटाफट से क्वेश्चन। रिवेल का पॉइंट तो नॉर्मल है, ये एक मेजर पॉइंट था जिस पे मुझे टाइम लगना था। नाउ अब जाके इलस्ट्रेशन 15 रियलिटी में शुरू होगी। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 19 थी बच्चों। यस सर। अब एस लिमिटेड का ओपनिंग सरप्लस 70 एंड जर्नल रिजर्व हैज रिमेन्ड। दे आर ट्राइंग टू से ये जो जर्नल रिजर्व क्लोजिंग में दिखाया है, ओपनिंग में भी कितना था? बोलो यार। सेम। इसका मतलब जर्नल रिजर्व पूरे का पूरा प्री या पूरे का पूरा पोस्ट? बोलो रिदम। प्री होना चाहिए। मैंने प्री में ही लिखा है क्योंकि करंट ईयर का तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं द जर्नल रिजर्व बैलेंस हैज रिमेन अनचेंज्ड, यानी जर्नल रिजर्व ओपनिंग में भी 5 था और क्लोजिंग में भी 5। इज दैट क्लियर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। ओके। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस कॉल्ड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 70,000 दिया हुआ है पुत्र। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 90,000। तो बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया? 20,000। बट इसमें से 6 मंथ्स का कहां जाएगा? सर प्री। और रिमेनिंग 6 मंथ्स का कहां जाएगा? क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अक्टूबर, सो 6 मंथ्स प्री एंड 6 मंथ्स पोस्ट। कोई डाउट? बोलो बच्चों। नो डाउट सर। Now, an item of plant included in fixed asset had a book value of 12,500 was to be valued at on 1 April 19। जल्दी मत करना बेटा। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 अक्टूबर 19। रीवैल्यूएशन कब कर रहे हो, कब से कर रहे हो? 1 अप्रैल 19। ये पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ लो। The book value of 12,500 was to be revalued at 20,000 on 1 April 19।
बोलो बच्चों। यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब आज रीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट तो बाद की बातें हैं, रीवैल्यूएशन कब से हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से या बैक डेट से? बैक डेट। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर से या 1 अप्रैल से? अप्रैल से। तो जो 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 एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा वो पूरे का पूरा पोस्ट, पूरे का पूरा प्री, या आधा प्री आधा पोस्ट, बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ कंट्रोल। सो आई गेस हाफ होगा। हाँ। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्योंकि यस। इसीलिए मैंने ये रफ में लिख के बताया, जब रीवैल्यूएशन इस डेट से आ रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 12 मंथ्स का लगेगा, जिसमें से 6 मंथ्स किस में चले जाएंगे और 6 मंथ्स किस में चले जाएंगे? यहां तक कोई डाउट? बोलो नो बच्चों। सर, नो डाउट। ओके, नाउ my first question: how much is the profit on revaluation? How much is the profit on revaluation? So 7,500. Simple. Okay. एडिशनल डेप किस पे लगेगा? राइट? Yes sir. कितना परसेंट लगेगा? कितना परसेंट लगेगा बच्चों? बोलो यार। 20%. 20%। और पूरे साल का लगेगा? Yes sir. और उसके बाद प्यार का वादा? लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन? लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ आप मेरे लिए सुयश एक काम करना। सबसे पहले हमारी होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो 4:1 की पुत्र वही थी ना बेटा इस क्वेश्चन में? यस सर। ओके, तो डिवाइड करते जाओ 4:1 में। कुछ गलती होगी तो देख लेंगे। करना बेटा इसको डिवाइड। करना हृदय इसको। कर दो यार कोई तो। 1850 और दूसरा है 7400। मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट गलत क्यों आ रहा है? मेरा प्रॉफिट था कितना? सरप्लस का 90 था ना? 90 माइनस 70, 20 तो आएगा। 20 का आधा उधर जाएगा, आधा उधर जाएगा। अब रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ इतनी देर से ये बातें सीखी, डिविडेंड की सीखी? सीखी कि नहीं सीखी?
sir. Yes, sir. अब इधर सुनो बच्चों, डिविडेंड पेड बाय एस एम, क्या नाम है उसका बच्चों, डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, कितना परसेंट डिविडेंड पे किया उसने, वो जो मैंने एंट्रीज की जगह छोड़ी हुई थी बच्चों, 16%। Yes, sir. वो 16% उसने किस पे किया है, अपनी शेयर कैपिटल पे। हाँ बेटा, अपनी शेयर कैपिटल पे। Yes. Yes, sir. यानी 1,25,000 पे निकालो बेटा, कितना आ गया, 20,000. इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना है, माइनॉरिटी का शेयर कितना है, माइनॉरिटी को कट कर दूं, पहले यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजन, सब्सिडरी ने कितना डिविडेंड दिया, 20,000। ये आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, क्योंकि उसके थ्रू ना मुझे बताना आसान लगता है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, जब एस लिमिटेड डिविडेंड पे करेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. करेक्ट। ये बात समझ आई, जर्नल एंट्री। डिविडेंड को स्ट्राइक ऑफ करके आपने 8 लिखा है ना एंट्री. ये लो अभी स्ट्राइक नहीं करता, बस शायद आप भूल गई हो, बट कोई बात नहीं। टोटल 20,000 सब्सिडरी ने जब डिविडेंड दिया होगा तो एंट्री कितने से पास की होगी, नहीं तो जैसे आपने सरप्लस टू बैंक किया है तो हाँ, वैसे वो डिविडेंड टू बैंक वो होगा और सरप्लस टू डिविडेंड होगा तो उसको डिविडेंड गॉट कैंसिल्ड ना, कंसोलिडेटेड एंट्री पास कर दी मेरा बेटा, हाँ. यस सर. क्योंकि मेरे से कोई एंट्री तो पूछने आने नहीं लगा। ओके सर. टेक्निकली मेरा बच्चों बिल्कुल ठीक है, विच इज सरप्लस टू डिविडेंड एंड डिविडेंड टू बैंक, बट अभी तो कंसोलिडेशन कर रहा हूँ यार मैं, तो मैंने सिंगल एंट्री के थ्रू बता दिया। यस, यहां तक सुयश कोई डाउट, Yes, sir. एंड दिस डिविडेंड बिलोंग्स टू pre-acquisition period because this dividend was for financial year 1890. यहां तक कोई डाउट रीजन, नो सर. अब मेरी गलती, इधर आ जाओ बेटा, ये मुझसे जानबूझ के नहीं की, गलती से होगी बच्चों, मैं भी इंसान हूं। आप जब डिविडेंड पे चुके हो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, 70 या 50, माफ कर देना बच्चों, मुझसे गलती हो गई, जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। आप जब डिविडेंड पे कर चुके हो तो आपके पास प्रॉफिट बचा कितना हुआ है, 70 या 50, 50,000. मैंने 70 गलत लिख रखा था ना पुत्र, यस सर.
और प्लीज आप जरा अपनी कॉपी पे चेक करो, क्या मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था? By pre-acquisition profit, we mean the profit that is still available at the time of preparing consolidated balance sheet. क्या मैंने ये लिखवाया था पुत्र? By pre-acquisition profit, we mean the profits which are still available at the date of preparing consolidated balance sheet. लिखवाया था पुत्र? शायद नहीं। आज लिख लो बच्चों, मेरे कहने पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बच्चों, हो सकता है मैं लिखवाना भूल गया हूं। बाय प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, बाय प्री एक्विजिशन प्रॉफिट By pre-acquisition profit, we mean profit that is still available at the time of preparing consolidated balance sheet. Similarly, post की भी definition लिख लो बच्चों, same definition है. So by post-acquisition profit, we mean the profit that are still available at the time of preparing consolidated balance sheet. I repeat, pre-acquisition profit means the profits that are still available at the date of preparing consolidated balance sheet. Similarly, by post-acquisition profit, we mean the profits that are still available at the date of preparing consolidated balance sheet. बच्चों मेरी आज की मेहनत वेस्ट मत जाने देना, मैंने 2 घंटे लगा दिए और क्वेश्चन 2 ही कराए। उसका रीजन है रिदम, जो आज आपने पॉइंट सीखे हैं अब ये नेक्स्ट क्लास में सिर्फ रिपीट होने हैं पुत्र, और वहां पे मैं थोड़ा सा फास्ट भागूंगा, इसीलिए आज मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल्ड टाइम लगाने की कोशिश की है, क्योंकि मोस्ट लाइकली आई विल बी टेकिंग 2 more क्लासेस इन दिस वीक एंड आई विल फिनिश दिस चैप्टर। यस, लिख लिया बच्चा पार्टी? यस सर। ओके, नाउ अब मेरे को बताओ रिदम, जब आप करंट ईयर प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा मेरे बेटे का? 40,000। और इसमें से 6 months का कितना बचेगा? 20। और यहाँ पे कितना आएगा? Is that point clear, Putter? पता नहीं गड़बड़ क्या चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, देखेंगे अभी, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कुछ गड़बड़ आ रही है। मेरा ये प्रॉफिट 50,000 आया ना, 50 में मेरा 20 करंट ही दिखाया 70 का 20 14 56। So far so good पुत्र, यहाँ तक लिख लिया रिजम? इसका अमाउंट कितना बचा एक बार बता दो सूर्य। अब मैं एक काम करता हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो यहीं पे निकाल रहा हूँ। बताओ बच्चों, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 1,25,000 का 20% पुत्र, क्योंकि मेरा कंट्रोल 20% है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मुझे जर्नल रिजर्व कितना मिला?
1000, मुझे P&L कितना मिला 14,000, मुझे रीवैल्यूएशन कितना मिला 1350, मुझे पोस्ट एक्विजिशन P&L कितना मिला 3850। टोटल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है? Is it 45 to 100? Yes. To be shown in the balance sheet. कोई डाउट बेटा? बोलो बच्चों। No doubt, sir. Last point from my side. एक मिनट रुक जाओ बेटा। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? लेस। पेड अप कैपिटल कितना था? 1,25,000 का 80% है मेरे पास। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने? आई रिपीट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने? जनरल रिजर्व 4 एंड P&L 56। and revaluation 5,400। less dividend wrongly recorded, जो मेरे हिस्से में आया था कितना? 16,000। बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है? एक बार आंसर बताओ, उत्तर क्या आ रहा है? बताओ उत्तर। 18,600। कितना? 18,600। ये पहले इसका डिफरेंस कितना है बच्चों वो बता दो। 15 गया तो 1,50,000। नहीं सर, मैंने गलत कर दिया। 48600। पहले ये कितना आ रहा है ये बताओ ना उत्तर। सॉरी, इसको तो बाद में रिकॉर्ड करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कैलकुलेशन एरर कर दूंगी। 165,400 माइनस करो, कितना आया? 64,600। लेस डिविडेंड, जो आपने गलत रिकॉर्ड कर रखा है, उसकी वजह से भी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है। गुड वेल, आई एम नॉट येट डन। 2 मिनट रुक जाना, उसके बाद आपका डाउट ले लूंगा रिदम। अब बैलेंस शीट में बस मेरे को एक ही चीज समझानी है, बाकी पॉइंट्स तो आप कर लोगे। रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में एक ही बात सिखानी है, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व उसका अपना कितना है? 2,37,500। P&L उसका अपना कितना है? 2 लाख। प्लस ये H शेयर इन S लिमिटेड कितना है? S लिमिटेड में शेयर था 15,400। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना था? सर 1/4 ऑफ 15,000। नहीं बोला था ना आपने रिदम कि 30,000 में से हाफ स्टॉक रिमेन अनसोल्ड, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी हाफ पे लेंगे बेटा। यस सर। कितना बचा?
आई एम नॉट येट ओवर, वो पॉइंट मुझे अलग से बताना है बस, और कुछ नहीं। कितना है बेटा बताओ जरा। 4,49,150। बेटा तू अलग इकट्ठा मत किया कर, अलग अलग बताओ बेटा। 216 यही है 211,650 यस सर। में से लेस डिविडेंड रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब बताओ ये नेट ऑफ कितना बचा मेरे पास। अब इसका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है सर। हाँ जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बता दो। कहां से बताओ मेरा बेटा। सर गुडविल के बाद। ओके गुडविल के बाद बच्चों मैंने सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस बताना शुरू किया। मैं दोबारा बताता हूँ। होल्डिंग का अपना रिजर्व और सरप्लस इतना था 237,500, 2 लाख करेक्ट। यस सर। उसके बाद उसे होल्डिंग कंपनी को एस लिमिटेड में शेयर मिला 15,400। हाँ 30,000 के गुड्स बेचे गए थे जिसमें से हाफ ऑफ द गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड। 30,000 के गुड्स बेचे गए थे जिसमें से हाफ ऑफ द गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड। तो 1/4 ऑफ हाफ मतलब 15,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दो। यस सर। एंड देन आज हमने एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास की थी फॉर द डिविडेंड रॉन्गली रिकॉर्डेड कॉल्ड सरप्लस टू डिविडेंड, हाँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट को माइनस करके दिखाना है। आई एम डन। ओके आई एम डन। अब आप बताओ रिदिम आपको क्या पूछना है। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताना। हाँ जी बेटा। कोई डाउट पुत्र। नो सर। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। गाइस प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। आई टुक मोर देन 40 मिनट्स, इतना टाइम कोई भी नहीं लगाता, जस्ट टू एक्सप्लेन यू एज बेस्ट एज आई कैन। एक गलती मुझसे जल्दी जल्दी में हो गई, मैं वो जो डिविडेंड एस लिमिटेड ने पे किया था प्री एक्विजिशन पीरियड का, वो उसमें से माइनस करना भूल गया था, तो वो मैंने करेक्शन कर दिया एंड आपको डेफिनेशन भी लिखवा दिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में बोनस इश्यू एंड मिक्स एंड मैच क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।